आईटीवी नेटवर्क ने मुंबई में फ्रेंड्स ऑफ मुंबई अवार्ड एंड कॉन्क्लेव का आयोजन किया। फ्रेंड्स ऑफ मुंबई अवार्ड्स एंड कॉन्क्लेव में राजनीति जगत के कई दिग्गज शामिल हुए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में सांसद और आईटीवी नेटवर्क के फाउंडर कार्तिक शर्मा भी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिंदे ने द संडे गार्डियन के मुंबई एडिशन का उद्घाटन किया। द संडे गार्डियन आईटीवी नेटवर्क का प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार है। समारोह में मुंबई के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे प्रतिभाशाली लोगों को फ्रेंड्स ऑफ मुंबई अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। फ्रेंड्स ऑफ मुंबई अवार्ड का मकसद मुंबई के चहुमुखी विकास में असाधारण योगदान देने वालों का सम्मान करना और उनकी सराहना करना है। यहाँ पर द संडे गार्डियन 2010 को शुरू हुआ। आज मुंबई का एडिशन आज शुरू हो रहा है और आज के जो फ्रेंड्स अवार्ड्स है, फ्रेंड्स ऑफ मुंबई अवार्ड्स, मुंबई में जो अच्छा काम करते हैं, हर क्षेत्र में लोगों की सेवा करते हैं, विभिन्न सेक्टर में एक हमारी भी जिम्मेदारी है कि इस मुंबई की सेवा करना, इस राज्य की सेवा करना, ऐसा मानकर जो लोग काम करते हैं उनका आज यहाँ पर इस समारोह में उनका अवार्ड देकर सम्मान किया है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा राकेश जी और शर्मा जी, कार्तिकेयन शर्मा हमारे। मैं ये भी कहूँगा, आप इंग्लिश मीडिया में है, हिंदी मीडिया में है, अभी मराठी मीडिया में भी आई है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत आज बधाई देना चाहता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत आपने शुरुआत तो की है और कई लोगों को आप यहाँ पर रोजगार भी दे रहे हो और एक नोन अपनी मतलब एक एक्सपर्टीज है आपकी न्यूज़ चैनल में हर राज्य में। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मुंबई आप जानते हो, मुंबई में मुंबई इंटरनेशनल सिटी है और मुंबई एक हमारा इकोनॉमिक हब है, फाइनेंशियल हब है। आज मुंबई भी बदल रहे हैं हम। मुंबई देख रहे हैं आपकी मुंबई स्वच्छ हो रही है। मुंबई के सभी रास्ते जो है हम अभी कंक्रीट के करने वाले हैं। पहला फेज शुरू हो गया, अभी दूसरा फेज शुरू होगा। मुंबई विल बी पॉटहोल फ्री नेक्स्ट 2-3 years 100%। हम मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पर ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, ग्रीन कवर बढ़ा रहे हैं। मनु जी, ग्रीन कवर को बढ़ा रहे हैं और डीप क्लीन ड्राइव शुरू हुआ है। डीप क्लीन ड्राइव मीन्स क्या है? क्या ऐसे नई बड़ी कोई ऐसी कॉन्सेप्ट नहीं लाई हमने क्या किया, मोबिलाइज किया है मैन पावर और मशीनरी। एक अगर एरिया बड़ा होता है, बड़ा एरिया में अभी 200 लोग काम करते हैं, वहाँ 2000 लोग जब काम करते हैं तो पूरी तरह से डस्ट निकलेगी, मिट्टी निकलेगी, डेब्रिज निकलेगा और रास्ते पानी से धोने का काम शुरू कर। तो ये एक डीप क्लीन ड्राइव का बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट है। पोल्यूशन कम हो रहा है क्योंकि पोल्यूशन, ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब हमारी परेशानी है, ये दुनिया की परेशानी है और इसमें मुंबई में पूरी दुनिया के लोग आते हैं। मुंबई इंटरनेशनल सिटी है और यहाँ पर G20 का भी कार्यक्रम काउंसिल भी हुई थी, तभी भी बहुत अच्छे ढंग से हमें मुंबई और महाराष्ट्र का ब्रांडिंग और शोकेसिंग करने का मौका मिला और इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और आपको बहुत शुभकामनाएं दूंगा। जल्दी मराठी चैनल में आप आइए। आप सभी लोगों को मैं फिर एक बार धन्यवाद। इस मौके पर संगीतकार अनु मलिक ने भी शिरकत की। अनु मलिक ने अपनी जिंदगी के अनुभव साझा किए। उनसे बात की इंडिया न्यूज संवाददाता सुजाता द्विवेदी ने। We feel grateful, we feel enlightened that you are here with us. Before we go ahead, I would like to, on this munch, clap for the Dabbawalas, all of them. Because I was quite moved by your questions and their answers. Now you can go ahead. Well, definitely, sir. And we are celebrating the spirit of Mumbai. मुंबई एक सिटी से ज़्यादा एक इमोशन बन चुका है आज के समय में, जहाँ पर अगर हम जो लोग माइग्रेट कर कर आते हैं, अगर उन्हें कहा जाए कि हम मुंबई आ गए हैं,
तो सर उनका रिएक्शन होता है कि मुंबई चले गए। यानी मुंबई जिसे माया नगरी कही जाती है, जो कभी सोती नहीं है। और जाहिर सी बात है मुंबई में ऐसे ऐसे कलाकार हैं सर कि जिसे देखने के लिए और जिसे यदि लोग देख ले तो वो बड़ी बात हो जाती है। आप एक मुंबईकर हैं, आपने अपनी जर्नी की शुरुआत आप अब भी जो है मुंबई में सर, ऐसा मुझे लगता है पूरे देश में कोई रहेगा जो आपको ना जानता हो, और आप खुद मुंबई में हैं सर। कुछ मुंबई के बारे में बताइए, एज एन इमोशन, एज अ सिटी, एज योर प्लेस। देखिए, जो आपका सवाल है, किसी भी आप मुंबईकर को पूछें तो वो अपने तरीके से एक ही बात, एक शब्द जरूर कहेगा, मुंबई मेरी जान। और वो इसलिए है कि बहुत सी चीजें हैं जो मुंबई देता है आपको। हमारा देश ने हमें बहुत दिया है। मैं सबसे पहले तो अपने देश का आभारी हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, और मैं समझता हूँ जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो ये जरूर गर्व रखते होंगे कि वो इस ऐसे महान देश में पैदा हुए हैं। आपके जैसे, हमारे जैसे और ना जाने देश के ऐसे कई लोग हैं जो मुंबई आकर उन्होंने अपने सपने साकार किए हैं और जी हाँ। करना चाह रहे हैं। और इसी के साथ सर अगर हम आपकी बात करें, योर लेगेसी इज अनटोल्ड, एंड आई थिंक ये आपका जो जर्नी रहा है सर एज ए म्यूजिशियन, इट इज़ कमेंडेबल। और ख़ासतौर पे जो हमारी जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, दे लुक अप टू यू, they look up to you be it for your journey, be it for your work, or be it for your songs. And इसी के साथ सर आपने अभी बताया कि मुंबई के बारे में कि आपकी कहानी कैसी रही, आपने कैसे अपना बचपना काटा यहाँ पर, जवानी, और अब आगे चल के अपना बुढ़ापा भी काटेंगे। बट इसी के साथ बुढ़ापा पर बोल ही दिया कि आप उस उम्र में आ चुके हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं कहा जा सकता, बट डेफिनेटली पीपल लव टू सी यू। और इसी के साथ सर जो एस्पायरिंग म्यूजिशियंस हैं एंड द पीपल हु लाइक यू, दे एस यू, इफ यू कुड टेल देम अबाउट योर जर्नी, अबाउट योर ओवरऑल साइकिल ऑफ करियर दैट यू हैव बीन फॉलोइंग। मैं फॉर एस्पायरिंग म्यूजिशियंस, एस्पायरिंग सिंगर्स, एस्पायरिंग लिरिक राइटर्स बताना चाहता हूँ कि जब मैं आया था तो देयर वाज नथिंग, यानी कि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी का साधन नहीं था। There was no Logic, there was no Nuendo, there was no Cubase, there was no garage music, there was nothing. Live musicians होते थे और कंपटीशन इतनी फेयर्स थी। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ उन सब के लिए कि उनको आइडिया हो जाएगा किस तरह हमें आगे बढ़ना है। Great composers, Lakshmikant who were ruling, R.D. Burman who was ruling, Kalyan ji Anand ji who were ruling, और एक 14 साल का बच्चा उनके बीच में काम मांगने की कोशिश कर रहा था। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि फर्स्ट, यू मस्ट हैव हर्ड दिस, नेवर एवर गिव अप इफ यू फील कि अंदर आपके अंदर वो कला है। इफ यू फील कि मैं अपना काम जानता हूं, अपना फन जानता हूं, तो डोंट गिव अप एंड गो एट इट। आपको कभी कभी लगता है थकन हो जाती है, थकन सबको हो जाती है। थकन ये होती है कि शायद मुझे वो मकाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, ये सवाल, ये सेल्फ डाउट बहुत आते हैं। सेल्फ डाउट एंड सेल्फ फेयर जो अंदर आता है उसको निकालना पड़ेगा। यू हैव टू कीप ऑन होपिंग एंड प्रेइंग एंड स्ट्रगलिंग एंड वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल। देयर इज नो अदर शॉर्टकट। कोई शॉर्टकट है ही नहीं कि आपको लगता है कि मैं ऐसे कुछ करके निकल जाऊं, ये कुछ करके निकल जाऊं और आगे बढ़ जाऊं। जो लोग पहुंच जाते हैं मकाम पर वो अपनी जगह छोड़ते नहीं हैं, वो छोड़ेंगे नहीं, और जो आना चाहते हैं उन्हें आने नहीं देते। लेकिन आप पहुंचेंगे अगर आप अपने काम पर भरोसा रखते हैं। I myself feel privileged to be talking to you and to be speaking to you right now. And before we let you go, आखिरी सवाल में भी सर सवाल नहीं है, लेकिन आप लोग के कई सारे गाने जो है दर्शकों ने सुने और जिन्हें वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा भाए वो गाने। एक कोई ऐसा गाना जो आप हमेशा याद रखते हैं, रखेंगे, और अगर आप वो दर्शकों को सुना पाए। एक गाना जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मेरी फिल्म को मिला था, जो मुझे भी मिला था, रेफ्यूजी, जिस गाने को लता जी ने बहुत पसंद किया था, ऐसा लगता है। लेकिन जो मैं गाना गाना चाहता हूँ वो देश के प्रति गाऊंगा। मैं हिंदुस्तान का दीवाना था, दीवाना हूँ और मरते दम तक दीवाना रहूंगा। ये गाना मैंने बनाया था 1996 फॉर द फिल्म बॉर्डर में। और जो आर्मी जवान, नेवी, एयरफोर्स, रिपब्लिक डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, गाते रहते हैं। तो मैं इसलिए भावुक होता हूँ कि whenever I see any YouTube and there you find an army jawan singing the song, तो मैं सुना देता हूँ। ओ ओ ओ ओ
संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं। जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश से आते हैं। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। वहाँ रहती है मेरी बूढ़ी माँ, उसके पैरों को छूकर प्रणाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर उसी गाँव में पेड़ की छाँव में। कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। मैं चाहता हूं एवरीबॉडी शुड से जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। वहीं मुंबई में डिब्बे वाले का बड़ा रोल है। हर रोज ये डिब्बा वाला हजारों लोगों तक खाना पहुंचाते हैं। कॉन्क्लेव में मुंबई के डिब्बे वाला ने भी शिरकत की। देखिए, ये जिस तरीके से इतने एफर्टलेसली हर सुबह 5000 डब्बा वाला पूरे मुंबई में है और ये 20,000 से ज़्यादा लोगों को हर दिन घर का पौष्टिक खाना पहुंचाते हैं। उल्हास मुके जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बताइए कि जो डब्बा वाला का इस मोमेंट पे, इस समय अगर हम देखें तो ये नीड कहा जाता है, स्पिरिट कहा जाता है मुंबई के उस वर्किंग क्लास के लिए। तो आप लोग नंबर्स में कितने हैं? मैं देख रही हूँ हर दिन ये बढ़ते ही जाते हैं, कई लोग जुड़ना चाहते हैं। तो ओवरऑल मुंबई के डब्बा वालास के बारे में कुछ बताइए सर। प्रथमतः सर्वांचं आम्ही मुंबई डब्बावाला संघटनेच्या वतीनं ऋण व्यक्त करतो की आम्हाला या व्यासपीठावरती येऊन जे बोलण्याची संधी दिली। आणि सॉरी, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि डब्बा वालों के लिए इस स्टेज पे बुला के जो स्टेज पे जो सम्मान दिया है सबके सामने बोलने का, और पूरी संगठन की तरफ से जैसा कि मैडम ने जैसा पूछा कि डब्बे वाले कितने काम करते थे, कितना कस्टमर था। कोविड के पहले कम से कम 5,000 के ऊपर डब्बे वाले काम करते थे और रोज़ाना 2 लाख कस्टमर का डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता था। अभी कोविड के बाद कम से कम 50 से 60 हज़ार का कस्टमर बेस चालू है। और कोविड के बाद जब भी हम लोगों ने कोविड में भी काम चालू था, लेकिन कोविड से जब भी स्टार्ट किया है 100 लोगों के साथ स्टार्ट किया। अभी तक कम से कम 1500 लोग अभी तक ज्वाइन हो गए। लेकिन बाकी लोग जो हमारे दूसरी जगह पे जो काम करें उनको भी हम लोग इस सर्विस में लाने की कोशिश करें। और उसके लिए हम लोग अलग तरीके से, मतलब जैसा कि डब्बा वाला लॉजिस्टिक 133 साल से काम करते आ रहा है, उसी सर्विस को अलग तरीके से लाने की हम लोग कोशिश करें। और जो हमारे बिछड़े हुए जो हमारे कामगार हैं उनको इस सर्विस से, उनके अलावा और भी लोगों को इस सर्विस में लेके हम लोग कोशिश करें। बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने बताया कि 40 से 50 हज़ार लोगों को जो है रोज़ डब्बे पहुंचाने का ये काम करते हैं और दिन ब दिन जो इनका कस्टमर बेस है वो और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। कुछ और डब्बे वाले हैं, इनसे जानते हैं। मैं बात करना चाहूँगी विनोद शेट्टे जी से। सर, आप बताइए कि डब्बा वालास का काम जो है उन्हें उनकी पंक्चुअलिटी के लिए जाना जाता है। अगर आपका लंच का समय 1:30 बजे है तो आपको 1:30 बजे आपका टिफ़िन आपके ऑफिस में, आपके दफ्तर में मिल जाएगा। इनकी इतनी पंक्चुअलिटी जो है डब्बे वालास की होती है। तो विनोद जी बताइए कि जब आप ये डब्बे पहुंचाते हैं तो किन सिद्धांतों पर, किन मूल्यों के साथ, यानी इतनी पंक्चुअलिटी के साथ जो आप लोग फंक्शन करते हैं, अपने रूटीन के बारे में बताइए, लोगों को बताइए किन सिद्धांतों पर, किन मूल्यों के साथ जो है आप काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं। हमारे में कोई भी डब्बा वाला, मतलब हम ही सब कमेटी मेंबर है, हम लोग कमेटी मेंबर रह के भी हम लोग खुद काम करते हैं।
ऐसा नहीं है कि हम लोग कमिटी मेंबर है उसके से काम नहीं करते, हम लोग भी एक खुद वर्कर करके काम करते हैं। मैं मुलुंड स्टेशन से काम करता हूँ। मुलुंड स्टेशन पे मैं 8 बजे डब्बा के लिए शुरुआत करता हूँ, डब्बे के लिए। वहाँ से डब्बा जमा करके मेरे साथ 8 आदमी लोग काम करते हैं। वो सब में एक गट्टा होके मुलुंड पे स्टेशन पे जमा होते हैं। उसके बाद हम लोग दादर स्टेशन पे आने के बाद सब डब्बा वाला हमारे है सेंट्रल लाइन के और हार्बर लाइन के, सब दादर स्टेशन पे हम लोग जमा होते हैं। उसके बाद हमारा सब टिफिन डिस्ट्रीब्यूट होता है मुंबई में पूरा, बोरोली तक, दादर से अंधेरी तक जाता है, चर्चा गेट जाता है और CST जाता है, यहाँ से वाशी तक जाता है, पनवेल तक जाता है। ऐसा हमारा सब टिफिन का डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी आप लोग कमिटी मेंबर में हैं और अक्सर लोग जो हैं वो कमिटी में जाने के बाद शायद काम ना करें या फिर वो बस लीडरशिप जो है उसके साथ दूसरों को गाइड करें, लेकिन आप लोग भी जो है काम करते हैं और डब्बे पहुंचाते हैं। हम लोग खुद लीडर रह के भी हम लोग काम करते हैं, क्योंकि हम लोग हमारे कस्टमर को भगवान के जगह पे देखते हैं और हमारा काम ही हमारा सर्वस्व है। और 1:30 के अंदर हम लोग सब कस्टमर को टिफिन पहुंचा दें। बिल्कुल, देखिए कस्टमर ही भगवान है और भगवान को रोज जो है भोग लगाना कहा जा सकता है, रोज डब्बे पहुंचाना। ये एक तरफ तो ये अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो पुण्य ये कमा रहे हैं उसका तो हालांकि उसका कोई आंकड़ा नहीं कहा जा सकता। लक्ष्मणत जी, आपसे बात करना चाहूंगी। आप बताइए कि आप कितने सालों से डब्बे वाले के तौर पर काम कर रहे हैं और इसी के साथ कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा आपको भी, उस बारे में बताइए। लेकिन उसके बावजूद मैंने देखा है लोग सालों जो है इस आपके फील्ड में काट देते हैं। कई लोग 30 साल से 40 साल से डब्बा पहुंचा रहे, कई बुजुर्ग आज भी उसी ट्रेन में चढ़कर वो डब्बा पहुंचाते हैं। तो आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, आपकी जर्नी कैसी रही है, आप कब से डब्बे वाले के तौर पर काम कर रहे हैं सर? मैं 26 साल से ये डब्बे का काम कर रहा हूँ। मैं एक BA पढ़ा हूँ मैम, लेकिन कुछ दिक्कत के वजह से मैं ये लाइन पे आया, लेकिन बहुत अच्छा हो गया। इधर लोगों की सेवा करने का काम मिल रहा है। मैं रहता है अंबरनाथ, सुबह 6:30 बजे गाड़ी पकड़ के बांडुप आता है, वहाँ से मेरा काम चालू होता है। 10 बजे तक सब डब्बा इकट्ठा करके हम लोग दादर आ जाते हैं। फिर वहाँ से सब जगह वो मेरा जो डब्बा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हमारे जो गट रहता है वो गट के हिसाब से हम लोगों का काम चलता है। और मेरे को 26 साल हो गए ये धंधे ये काम करते हुए। आप 26 साल से लोगों को डब्बा पहुंचा रहे हैं, तो कुछ ऐसी यादें या कुछ एक ऐसी कहानी आप साझा करना चाहेंगे कि जो शायद किसी ने इमेजिन ना की हो? यानी आप एक दिन डब्बा पहुंचाने गए और कुछ ऐसा आपके साथ कहा जाए, कुछ ऐसे इंसिडेंट, कुछ मेमोरीज आप बताना चाहेंगे लोगों को? 2005 में जब बम्बई में भारी बारिश के वजह से 4 दिन ट्रेन रुकी थी, हम लोग डब्बे के साथ 4 दिन CST रेलवे स्टेशन पर डब्बा संभाल के बैठे हुए थे। ये मेरे जीवन का बहुत अनमोल क्षण है कि हमारा जो डब्बा है वो जब भी कस्टमर को पहुंचाए तभी हम लोग घर पहुंचे, 5वें दिन घर पहुंचे। आज के समय में 1827 से काम कर रहे हैं और आज भी जो है इन्हें उसी प्रकार एवरग्रीन तरीके से जो है ये डब्बाज सभी लोगों को 40 से 50 हजार मुंबई करोज को ये दर रोज उनका डब्बा पहुंचाते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुंबई में डिब्बे वाला का कितना बड़ा रोल है ये आपने सुना, क्योंकि किस तरह से वर्किंग क्लास को वो हर रोज समय पर डिब्बा पहुंचाते हैं, यानी उनके लिए खाना पहुंचाते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है।